सर आपके लिए एक ज़रूरी कॉल आई है। वो अपने काम में मगन था जब उसकी सेक्रेटरी ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करती कमरे में दाखिल होते हुए बोली। उसके हाथ में उसका मोबाइल फ़ोन था। जी मिस मनाहिल, किसकी कॉल है? वो मसरूफ़ अंदाज में सामने टेबल पर पड़ी फाइल पर साइन करते हुए बोला। काम के वक्त वो अपना मोबाइल साइलेंट पर ही रखता था। आपके दादा हशमत साहब की कॉल है। मनाहिल चलती हुई उसके टेबल के पास आकर बोली और मोबाइल को उसके सामने टेबल पर रखा। आगा जान की कॉल? उसे अपने अल्फाज खाई से आते महसूस हुए। इतने सालों बाद उनका फ़ोन आया था। यस सर, आपका मोबाइल बंद था तो शहीर साहब ने मेरे मोबाइल पर कॉल की। आप बात करें, मैं चलती हूँ। मनाहिल बोलती हुई कमरे से निकल गई। वो कई पल मोबाइल की स्क्रीन को देखता रहा। बहुत हिम्मत करके उसने मोबाइल पकड़ा और कॉल को होल्ड से हटाकर मोबाइल कान से लगाया। हेलो आगा जान, वो हकलाते हुए बोला था। आज यूं सालों बाद उनका नाम लेना भी उसे मुश्किल लग रहा था। तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आया है। अस्पताल में बेहोशी के आलम में भी तुम्हें पुकार रहा है। अगर अपने बाप दादा का जरा भी ख्याल है ना तो उससे मिलने आ जाओ, चाहे अगले दिन ही चले जाना। हशमत साहब के लहजे में वाज़ेह गुस्सा था। अब यह गुस्सा किस बात का था वो वकार अच्छे से जानता था। हार्ट अटैक? आगा जी बाबा ठीक तो है ना? हार्ट अटैक का सुनते ही वो बेचैनी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरे वाह मियाँ, बड़ी फिक्र हो रही है। पिछले 5 सालों में एक दफा फोन करके अपने बाप से बात करने की तो तुम्हें फुर्सत मिली नहीं। अब बड़े आए फिक्र करने वाले। मिलना है तो आ जाओ और दुआ करो कि उसकी तबीयत संभल जाए। वैसे तुम जैसी औलाद की दुआएं कम ही सुनी जाती हैं। वो तंजिया अंदाज में बोलते कॉल काट गए। वकार कई पल मोबाइल की बंद स्क्रीन को घूरता रहा। फिर जब होश आया तो सेक्रेटरी को बुलवाया। मिस मनाहिल, अर्जेंट पाकिस्तान की 2 टिकट्स करवाएं, जो भी पहली फुर्सत में मिले, और आहत को बुलवाएं। वो कुर्सी के पीछे लटका कोट पकड़कर पहनते हुए बोला। साथ ही उसने किसी को कॉल मिलाई थी। यस सर, मनाहिल जल्दी से बोली और ऑफिस से निकल गई। जाते ही उसने सबसे पहले आहत को उसके कमरे में भेजा और टिकट्स बुक करवाने लगी। वकार, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आहत कमरे में दाखिल होते हुए बोला। सामने वकार परेशानी के आलम में चक्कर लगा रहा था और साथ ही साथ मोबाइल पर किसी को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। कुछ देर बाद उसने मोबाइल बंद किया। कुछ ठीक नहीं है, बाबा को हार्ट अटैक आया है, मुझे पाकिस्तान जल्द अज जल्द जाना पड़ेगा। वो बोला तो आहत को उसकी आवाज़ में वाज़े नमी महसूस हुई। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और अपने अजीज़, जान से अजीज़ दोस्त को गले से लगा गया। इंशाल्लाह अंकल को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। वो उसकी पीठ थपथपाते हुए दिलासा देने वाले अंदाज में बोला। वकार ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, कुछ देर में मैं पाकिस्तान के लिए निकलूंगा। वो अपनी गीली आंखों को उंगली के किनारे से साफ करते हुए बोला। जैनी का क्या करेगा, उसे भी साथ लेकर जाएगा? आहद ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, उसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, परेशान हो जाएगी वो। वकार ने बोलते हुए टेबल से अपनी कार की चाबियां पकड़ी। तुम फिक्र मत करना, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई तो कॉल करना। मैं छोड़ने आऊँ? आहद ने पूछा। नहीं, एयरपोर्ट तक ड्राइवर छोड़ देगा, तुम ऑफिस को अच्छे से मैनेज कर लेना। अगर यहाँ कोई मसला हुआ तो बताना, मैं चलता हूँ। वो अपने मोबाइल कर किसी को मैसेज करते बोला और कमरे से बाहर निकल गया। सर आपकी फ़्लाइट 7 बजे की फ़ाइनल हुई है। 1 घंटे में आपको एयरपोर्ट पहुँचना है। बहुत मुश्किल से सीट्स मिली हैं। अगली फ़्लाइट कल सुबह मिलेगी तो आपको फ़ौरन ही एयरपोर्ट जाना होगा। मनाहिल जल्दी जल्दी वकार को सब बता रही थी और वो हाँ में सर हिलाता लिफ्ट की जानिब बढ़ा। गाड़ी को उसने एयरपोर्ट की तरफ बढ़ाया। आधे घंटे में वो एयरपोर्ट पहुंच चुका था। पार्किंग में खड़ा वो जैनब का इंतज़ार कर रहा था। तभी वो उसे गाड़ी से निकलती दिखाई दी। ब्लू जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट पहने, बालों को पोनी में कैद किए, हाथ में छोटा सा टेडी बेयर पकड़े जो उसका फेवरेट था, और छोटा सा बारबी बैग पहने वो वकार की तरफ बढ़ी। डैड, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। वो भागकर उसके पास आते हुए इश्तियाक से बोली। अमेरिका में रहने के बावजूद वो अच्छे से उर्दू बोल लेती थी क्योंकि वकार घर में उसके साथ उर्दू ही बोलते थे। यस माई प्रिंसेस। वो उसको गोद में उठाए माथे पर बोसा देते हुए बोला। वो काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी। मरियम भी, आप अपना और घर का अच्छे से ख्याल रखिएगा, हम जल्द लौटेंगे। वो पास खड़ी मरियम जी से बोला जिन्होंने हाँ में सर हिलाया। वो जैनब को लिए एयरपोर्ट के अंदर चला गया। कुछ ही देर में वो जहाज में बैठे हुए थे जहां जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए हवाओं में उड़ रहा था। आज सालों बाद वो अपने वतन वापस जा रहा था। कुछ साल कबल जब वो अमेरिका वापस आया तो काफ़ी परेशानी में था, और आज
डैड, क्या हम आगा जान से भी मिलेंगे? और रामीन, रूही और अरूज फुफ्फो से भी? ज़ैनब एक्साइटेड होकर बोल रही थी। वकार उसे सबके बारे में बताता था। वो ना मिलते हुए भी सबको जानती थी। उसने सबकी तस्वीरें भी देखी हुई थी। वो हमेशा उनसे मिलने की ज़िद करती, पर वकार उसे समझा बुझा देता। और आज यूं वो सबसे मिलने वाली थी, यही सोचकर वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। हाँ मेरी प्रिंसेस, सबसे मिलेंगे। वकार उसके बालों को सहलाते हुए बोला। वो परेशान भी था कि वहाँ सबका रवैया जाने कैसा हो, कहीं छोटी सी ज़ैनब का दिल ही ना टूट जाए। बहुत मज़ा आएगा। वो अपने छोटे से बैग को खोलते उसमें से एक चॉकलेट निकाल कर खाने लगी। वकार उसे देखकर मुस्कुराया। या अल्लाह, मेरे बाबा की हिफाजत करना, उन्हें कुछ ना हो। वो खिड़की से बाहर देखते हुए दिल ही दिल में अपने रब से मुखातिब हुआ। सुबह 8 बजे के करीब जहाज़ एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। वो सामान और ज़ैनब को लिए एयरपोर्ट के बाहर आया। इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, पर कोई जाना पहचाना चेहरा नज़र ना आया। थोड़ा मायूस हुआ वो। वकार भाई। तभी उसे दाएं तरफ से एक आवाज़ आई। उसने रुख मोड़ कर देखा तो सामने शहीर खड़ा था। शहीर, वो हल्की सी आवाज़ में बोला। शहीर भागता हुआ उसके गले लगा और रोने लगा। वकार को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। शहीर बाबा तो ठीक है ना? वो बोला तो उसकी आवाज़ में वाज़े खौफ था। वो अब खतरे से बाहर हैं। बार बार आपका नाम पुकार रहे थे, इसीलिए हम सबके फोर्स करने पर आगा जी ने कॉल की थी आपको। वो अपनी आंखें पोंछते बोला। तो फिर रो क्यों रहा है? वकार उसके बाल जो के माथे पर बिखरे हुए थे हाथ से पीछे करते हुए बोला। वो उसके चचा का बेटा था, पर भाई से भी ज़्यादा अजीज था। वो दोनों बहुत क्लोज थे। इन सालों में अगर पाकिस्तान से उसका ताल्लुक था तो बस शहीर की वजह से था। वही उसे यहाँ की सारी खबरें देता, और घर में किसी को उसके बारे में कुछ मालूम ना था। बाकी सब पर तो उससे बात करने पर पाबंदी लगी हुई थी। इतने सालों बाद आपको देखा तो रोना आ गया। वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोला। वकार को उस पर प्यार सा आया। वो उस वक्त बिल्कुल भी शरारती नहीं लग रहा था, वरना वो सबकी नाक में दम किए रखता था। वकार उसकी बात पर हल्का सा हंसा। शहीर चाचू, यहाँ पर मैं भी हूँ। वो दोनों आपस में बातें करते पास खड़ी ज़ैनब को तो भूल ही गए थे। तभी वो खुद को यूं इग्नोर होते पाकर माथे पर बल डाले गुस्से से बोली। ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरी गोलू मोलू गुड़िया भी आई है। शहीर घुटनों के बल बैठकर उसके फूले हुए गालों को खींचते बोला। वकार हल्का सा मुस्कुराया। हल्की सी शेव ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिल को चुराने का काम कर सकती थी। गंदे चाचू। उसकी हरकत पर ज़ैनब जोर से चीखते हुए बोली तो शहीर का कहकहा बुलंद हुआ। उसने आगे बढ़कर ज़ैनब को गोद में उठाया। चलें भाई, गाड़ी उस तरफ है। वो एक तरफ इशारा करते बोला। दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े। चलते हुए मुसलसल वो ज़ैनब से बातें कर रहा था। कुछ देर में वो गाड़ी में बैठे अस्पताल की तरफ रवाना हुए। गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी और वकार शीशे से बाहर दौड़ती गाड़ियों को देख रहा था। तुम जैसी औलाद होने से तो बेहतर है कि मैं बे औलाद होती। तुम्हें ज़रा शर्म ना आई ये सब करते हुए? वकार, मेरी दुआ है कि मर जाओ तुम। मेरी इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया तुमने। ऐसे कई जुमले उसके कानों में गूंज रहे थे। वो खुद में हिम्मत पैदा कर रहा था कि कैसे सबको आज फेस करेगा, पर आज लग रहा था जैसे वो सबके सामने नजरें ही नहीं उठा पाएगा। इन्हीं सोचों के भंवर से वो तब निकला जब गाड़ी अस्पताल के सामने आन रुकी, जहां अंदर कमरे में उसके वालिद थे। चलें भाई, शहीर ने उसकी तरफ देख कर कहा। वो जानता था उसके लिए ये सब कितना मुश्किल है, पर अब तो उसे ये सब फेस करना ही पड़ना था। चलो। वो अपनी तरफ कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। चाचू, हम यहाँ किससे मिलने जा रहे हैं? हम घर नहीं जा रहे, मुझे बाकी सबसे भी मिलना है। ज़ैनब अस्पताल को देखते हुए बोली। वो तो सोच रही थी कि घर जाना है और सबसे मिलना है। गुड़िया, पहले अंदर चलते हैं, इसके बाद घर जाएंगे। शहीर उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ा। वकार अपने आप में हिम्मत पैदा करते शहीर के साथ चलता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ। सामने कॉरिडोर तकरीबन खाली था। शहीर उसे लिए उस कमरे में आया जहां पर हाशिम साहब एडमिट थे। कुछ पल के लिए दरवाजे के बाहर रुका रहा वो, फिर दरवाजे को खोला। सामने बेड पर हाशिम साहब आंखें मूंदे लेटे थे। पास कुर्सी पर अशरफ ताया बैठे हुए थे। कमरे के दूसरी जानिब आगा जान और तलहा चचा दोनों कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वो लरजते कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। सभी अफराद ने आने वाले को देखा। एक पल उसकी तरफ देखकर सभी ने रुख मोड़ लिया। उनका ये रवैया देखकर वकार का दिल कटा था। अस्सलामुअलैकुम, वो बहुत हिम्मत करके बोला था और कदम उठाता अशरफ ताया के करीब आया। अगले ही पल वो अपनी कुर्सी से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। वो भला उस शख्स को कैसे बुलाते जिसने माजी में उन सब के साथ इतना गलत किया हो? वकार ने उनके यूं उठकर जाने पर गहरा सांस लिया और बाकी दोनों की तरफ देखा।
आगा जान ला ताल्लुक से बने अखबार पढ़ने लगे, जो वो पढ़ कम और देख ज़्यादा रहे थे। तलहा साहब ने अपना मोबाइल निकाल कर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो उनकी बेरुखी को सहता वहीं कुर्सी पर बैठा और हाशिम साहब का हाथ अपने हाथों में लिया। वो उसे अपनी उम्र से काफ़ी कमज़ोर लगे, हाथ बहुत बूढ़े बूढ़े लगना शुरू हो गए थे, चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के गिर्द गड्ढे नुमायां हो रहे थे। बाबा, वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोला। आंसू पलकों की बाढ़ को तोड़े गाल पर बिखरे। हाशिम साहब की आंखों में जुम्बिश हुई थी। वो वकार, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम लिया। वकार ने झट से उनकी तरफ देखा। मेरे बेटे, तुम आ गए। मैं जानता था तुम आओगे। वो लड़खड़ाते बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। आई एम सॉरी बाबा, मैं पहले नहीं आ पाया। वो बोलते बोलते रो दिया था। अपने हाथों में पकड़े उनके हाथ पर सर टिका गया। चल, खैर खैर, मेरे मरने से पहले तो आ गया ना। वो इतने से हार्ट अटैक से तेरा बाप नहीं मरने वाला था। हाशिम साहब हल्का सा हंस कर बोले तो आगा जान ने अपनी नम आंखें साफ की। ऐसा मत बोले बाबा, अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। वो रोते हुए बोला। वो एक गधे, तेरी माँ भी यही कहती है। भला इतनी उम्र लेकर क्या करूँगा मैं। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोले थे। चाचू, इतनी उम्र लेकर मज़ीद हैंडसम हो जाइएगा, वैसे भी बूढ़े लग रहे हैं। देखें, आपके सामने आगा जान कितने गभरू जवान लगते हैं। लगता ही नहीं कि हमारे दादा हैं, ऐसा लगता है मेरे छोटे भाई हैं। शहीर माहौल को खुशगवार करने के लिए दरमियान में आन कूदा था, क्योंकि ज़ैनब ये सब हैरानगी से देख रही थी और अपने नन्हे से जहन से समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हाशिम साहब का कहका बुलंद हुआ। डैड, दादा जान को क्या हुआ है? ज़ैनब आगे बढ़कर वकार के पास आकर सवालिया लहजे में बोली। सबका ध्यान अब उस 5 साल की उस नीली आंखों वाली बच्ची की तरफ गया। सब ये तो जानते थे कि वकार की एक बेटी है, उसके आगे वो उसके मुतालिक कुछ नहीं जानते थे। बस थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है। वकार ने हाशिम साहब की तरफ देख कर कहा, जो अपनी पोती की तरफ देख मुस्कुरा रहे थे। डैड, यहाँ से उठें, मैं 1 मिनट में दादाजी को ठीक कर देती हूँ। वो वकार का हाथ पकड़े उसे उसकी जगह से उठाते बोली। सभी ने उसके यूं सफाई से उर्दू बोलने को नोट किया। वो कुर्सी पर चढ़ी और बेड पर आ बैठी। जब डैड को बुखार होता है तब मैं यही करती हूँ और डैड ठीक हो जाते हैं, आप भी ठीक हो जाएंगे। वो आगे बढ़ी और उनके माथे पर बोसा देते हुए बोली। हाशिम साहब उस नन्ही बच्ची की हरकत पर बेसाख्ता मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमज़ोर हाथों से उसे सीने से लगाया। कुछ देर बाद वो अलहदा हुई और बाकी सब की तरफ देखने लगी। बेड से नीचे उतरकर वो चलती हुई आगा जान के करीब आई। अस्सलामुअलैकुम आगा जान, वो अपना नन्हा हाथ आगे करते हुए बोली। उसके इस अंदाज पर बेसाख्ता आगा जान ने हाथ मिलाया था उससे। वकार के दिल के एक कोने में सुकून सा उतरता महसूस हुआ था उसको। उससे ना सही, पर उसकी बेटी से तो वो बात कर रहे थे। वैसे ही वो तलहा चचा से मिली, जिन्होंने मुस्कुराकर उससे कई बातें की। शहीर, दोनों को लेकर घर जाओ, कुछ देर में उस्मान आ जाएगा। उसे नहीं मालूम कि ये यहाँ आया है और मैं नहीं चाहता अस्पताल में कोई बदमज़गी हो। कमरे में दाखिल होते अशरफ साहब ने कहा। पर ताया जी, वकार अभी कुछ बोल ही रहा था जब उन्होंने टोका। मियाँ, तुम यहाँ अपने माँ बाप से मिलने आए हो, मिलो, हम नहीं रोकेंगे, पर यह बिला वजह के रिश्ते गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ताया का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन वो कहते कहते रुके और उसे इग्नोर करके अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। भाई चलें। शहीर ने उसे यूं चुपचाप देखा तो फौरन बोला। वो उन दोनों को लिए अस्पताल से निकला। वो जानता था अचानक सब ठीक नहीं हो जाएगा। अभी उसे बहुत कुछ फेस करना है। वो जो कर चुका था उसका खमियाजा तो भुगतना ही था। आधे घंटे के सफ़र के बाद उनकी गाड़ी हशमत विला के गेट पर रुकी। वो सामने उस बड़े से विला को देख रहा था जहां उसने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा गुजारा था। गेट खुल चुका था और गाड़ी पोर्च में जा रुकी थी। आए उतरें भाई। जब कुछ देर तक वो अपनी जगह से ना हिला तो शहीर बोला। वो चौंक कर अपने ख्यालों से निकला और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। ज़ैनब शहीर के साथ हंसती मुस्कुराती अंदर की तरफ बढ़ी। वकार हिम्मत करता आगे बढ़ा। दाखिली दरवाजे से वो तीनों अंदर दाखिल हुए। सभी जानते थे कि वो आने वाला है, इसीलिए हॉल में मुकम्मल खामोशी थी। शायद सब अपने अपने कमरों में थे। मामा कहाँ हैं? शहीर ऊंची आवाज़ में शगुफ्ता बेगम को बुलाने लगा। क्या है, क्यों चीख रहे हो? शगुफ्ता बेगम हाथ में बेलन लिए किचन से बाहर निकलती गुस्से से बोली। तभी उनकी नज़र वकार और ज़ैनब पर पड़ी। देखें, वकार भाई आए हैं। वो आगे बढ़कर खुशगवार लहजे में बोला। मैंने अस्पताल में सबके लिए खाना पैक कर दिया है, ले जाओ। वो सिरे से उन दोनों को इग्नोर करती शहीर से बोली और वापस किचन में चली गई। वकार को अजीब सा लगा। शगुफ्ता चची उसे बिल्कुल अपने बच्चों सा ट्रीट करती थी और अब वो उससे बात करना भी गवारा ना कर रही थी। क्यों?
रामीन आपी। वकार ने सामने देखा तो सीढ़ियों के साथ बने कमरे से 2 साल के बच्चे को चुप करवाने की कोशिश में लगी रामीन बाहर निकली, जो कि शहीर का शोर सुन चुकी थी। दिल के हाथों मजबूर होकर वो कमरे से निकल आई। सामने पोर्च में 5 साल बाद अपने भाई को देखकर बेसाख्ता उसकी आंखें भीगी थीं। वो उसके करीब आकर बोला, ये सोचते हुए कि वो तो जवाब देगी, तुम जैसे भाई के होते हुए उसकी बहनें कैसी हो सकती हैं। ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हुआ था। उसके अल्फाज ने उसका दिल जख्मी किया था। मुझे मुआफ। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था जब रामीन बिना कुछ सुने किचन की तरफ बढ़ी, क्योंकि वहाँ उसने उमर का फीडर लेना था, और वहीं वो चुप हो गया। वो पलटने ही वाला था जब उसे 2 लड़कियों की आवाज़ें आईं। वकार भाई। उसने आवाज़ की सिमत देखा तो रोती हुई अरूज और मिशेल खड़ी नजर आई। वो दोनों भागकर उसके सीने लगी और रोना तेज कर दिया। आपको मेरी बिल्कुल याद नहीं आई ना? अरूज रोते हुए बोल रही थी। वकार को भी रोना सा आया, और मेरी भी, मिशेल भी बोली। उफ, गंदी लड़की, और दूर रहो, मेरे भाई का कोट खराब कर दिया, देखो नाक लगा दी। शहीर ने उन्हें दूर किया तो अरूज ने चेहरा साफ करते गुस्से से उसे देखा। भाई है मेरे, जो मर्जी करूं, तुम मुझे तंग मत करो। भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो दोबारा रोते हुए उसके गले लगी। वकार उसके अंदाज पर हल्का सा हंसा। वो खुद दोनों से 5 साल बाद मिल रहा था। खुद भी वो काफ़ी इमोशनल हो रहा था। मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आती थी। दिल करता था भागकर तुम दोनों के पास आ जाऊं, पर वो बोलते बोलते रुका था। चाचू, ये सब रो क्यों रहे हैं? वहाँ अस्पताल में भी दादाजी रो रहे थे, और यहाँ पुप्पो भी। ज़ैनब सुबह से उनका बर्ताव देखकर काफ़ी परेशान हो गई। अरूज और मिशेल की नज़र अब उस पर पड़ी थी। भाई, ये, अरूज ने ज़ैनब की तरफ इशारा करते कहा। ज़ैनब है मेरी बेटी, वकार होले से बोला। उनको ये तो पता था कि वकार की एक बेटी है, पर उसका नाम नहीं पता था। हेलो, कैसी हो क्यूटी? मिशेल नीचे ज़मीन पर बैठते ज़ैनब के गाल खींचते बोली। आई एम फाइन, वो मुस्कुरा कर बोली थी। अरूज, मिशेल, तुम ज़ैनब को अपने पास रखो, मैं मामा से मिलकर आता हूँ। वकार बोलकर पलटता नीचे सीढ़ियों की दूसरी जानिब बने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। बहुत हिम्मत करके उसने दरवाजे को धकेला, जो खुलता चला गया। उसकी नज़र बेड पर सोई आबदा बेगम पर पड़ी। वो शायद सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी, नहीं पता था। अम्मी, वो उनके कदमों के पास बैठकर उनके पाँव पर हाथ रखते लड़खड़ाते लहजे में बोला था। आबदा बेगम ने उसी पल आंखें खोली। जाओ यहाँ से, वो अपने पाँव पीछे करते बोली। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि 5 साल भी सजा के लिए कम थे? इतने साल मैंने कैसे काटे मैं ही जानता हूँ। वो उनके पाँव दोबारा से छूते हुए बोला। एक आंसू उनके पाँव पर गिरा था। वकार मियाँ, जो तुमने किया था ना, उसके लिए 5 साल तो क्या, 5 सदियाँ भी कम है। अपने बाप से मिल लिया ना, अब मौका देखते ही वापस चले जाना। वो अपने पाँव दोबारा खींचते हुए बेड से उतरी और एक नज़र उसे देखे बिना कमरे से बाहर निकल गई। वकार वहीं ज़मीन पर बैठा अपने खाली हाथों को देखता रहा। ये सज़ा क्या कम थी? आज उसकी अपनी माँ ने उसे देखना भी गवारा ना किया था। वो माँ जो दिन में 10-10 दफ़ा उसकी खैर खैरियत पूछने के लिए फ़ोन करती थी। खुद को संभालता वो खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकला। हाल मुकम्मल खाली था। सीढ़ियाँ चढ़ता वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा खोला तो कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया था। वही ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन से सजाया गया उसका बेडरूम, जिसकी हर चीज़ उसकी पसंद की थी। किसी ने 1% तब्दीली नहीं की थी उसमें। यूँ लग रहा था जैसे अभी अभी सफाई की गई हो। यकीनन उसके आने का सुनकर कमरे का ताला खोला गया होगा। उसकी नज़र बेड के ठीक सामने खाली दीवार पर पड़ी। कुछ याद आया तो सर झटक कर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी का दरवाज़ा खोला तो उसके सारे कपड़े तरतीब से टंगे हुए थे। उसने एक टी शर्ट और पैंट पकड़ी और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया।